पीयूष और निशा की नई फैक्ट्री का उद्घाटन था। देखते ही देखते इन 2 साल में कड़ी मेहनत करके दोनों पति पत्नी ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर ली। बड़े बड़े करोड़पति, कुछ दोस्त और थोड़े से रिश्तेदार शामिल थे। देवरानी और नंद तो अब भी न जाने क्या क्या बातें बना रही थी। छोटा भाई ऋतिक और नंदोई आर्यन पीयूष के आगे पीछे घूम रहे थे। पीयूष की माँ सीता जी सभी के मुंह से अपने बेटे की तारीफ सुनकर फूले नहीं समा रही थीं। यह बात और थी कि इस प्रगति में बहू का भी पूरा योगदान था, लेकिन बहू को पूछता ही कौन है। पीयूष का दोस्त राजीव, अरे यार भाभी कब आ रही हैं, इतनी गर्मी में सभी बाहर इंतजार कर रहे हैं। पीयूष का दोस्त राजीव बोला। सामने लाल कलर की डोरी बंधी थी, जिसे पीयूष और निशा दोनों काटकर अंदर जाने वाले थे। अरे यार रुक ना 10 मिनट, निशा आती ही होगी, पीयूष बोला। अरे बेटा अगर निशा को आने में देर है तो तू ही काट लेना, सीता जी बोली। इतनी गर्मी में मुझे भी चक्कर आ रही है। तुझे पता है कि मुझे इतनी गर्मी में खड़ा नहीं रहा जाता। माँ आपको गर्मी लग रही है तो चलिए ना वहाँ भी बैठ जाएं जाकर। अब बस निशा आ ही रही है। अपने बेटे की बात सुनकर सीता जी मुंह बनाकर चली गईं। और भी दूसरी जगह बैठने का इंतजाम था। पीयूष निशा का इंतजार करने लगा और वह अपने अतीत में चला गया। पीयूष बचपन से ही पढ़ाई में कमज़ोर। अपने पिताजी के कहने पर उसने जैसे तैसे बीकॉम तक की पढ़ाई की। उसे कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। वह अपने गांव में ही छोटा मोटा काम करने लगा। पीयूष का छोटा भाई ऋतिक ने बीएड तक की पढ़ाई की और उसे एक सरकारी स्कूल में नौकरी लग गया। इस कारण सीता जी अपने छोटे बेटे ऋतिक को ही ज़्यादा प्यार करती। सीता जी को एक बेटी रेखा थी। सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी रेखा की शादी की। लड़का रेलवे में इंजीनियर था, छरेरी काया और बहुत ही सुंदर। जब आर्यन का रिश्ता रेखा के लिए आया, वैसे उन्हें अभी अपनी बेटी की शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इतना अच्छा रिश्ता देखकर उन्होंने अपनी बेटी की जल्दी से शादी कर दी। कुछ दिन बाद पीयूष की शादी निशा से हो गई। वह एक घरेलू लड़की थी। ऋतिक की शादी सपना से हो गई। सपना घर का कोई भी काम नहीं करती, जैसे वह कोई घर में महारानी हो। निशा सुबह से लेकर शाम तक घर के सारे काम क्या करती। सीता जी को तो घूमने से फुर्सत ही नहीं। कभी पास पड़ोस के घर चली जाती तो कभी रिश्तेदार के घर। निशा घर में बस एक नौकरानी बनकर रह गई। जिसका पति घर में सबसे ज़्यादा कमाता है, उसकी पत्नी का ही सम्मान सबसे ज़्यादा होता है। यही हाल निशा और सपना का था। पीयूष जो भी कमाता सारे पैसे अपनी माँ को दे देता। निशा को किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो उसे अपनी सास से मांगना पड़ता। घर के सारे सदस्य को खाना खिला देने के बाद ही निशा एक बाई की तरह सबसे पीछे खाना खाती। कभी सब्जी कम होती तो कभी चावल कम पड़ जाते, फिर भी ताने उसके हिस्से में ही आते। अरे सबसे पीछे खाती है कि जितना मन चाहे खा लूँ। हाँ हाँ खा लो, मुफ्त का माल है। निशा का हाथ खाते खाते रुक जाता। ऐसा नहीं था कि पीयूष से कुछ छिपा था। उसने अपनी माँ से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा उसकी माँ उसे चुप कर दिया करती। ऋतिक शहर में अपनी पत्नी सपना के साथ रहता था। हर छोटे बड़े त्योहार में जैसे ही स्कूल बंद होता, वह अपनी माँ के पास गांव आ जाया करता। गुड़ की इतनी औकात नहीं जो उस दिन निशा को दिखाई गई थी। दुर्गा पूजा की छुट्टी थी। घर में सभी लोग आए हुए थे। फोन की घंटी बजी। सीता जी ने देखा तो उनकी बेटी सपना का फोन था। रेखा का पति आर्यन। उसने बताया कि वह अपने पति के साथ मायके आ रही है। अपनी बेटी की बात सुनकर सीता जी बहुत खुश हो गईं। अरे कल सुबह सुबह रेखा और आर्यन आ रहे हैं, सीता जी रात में खाने पर अपने बेटे और बहू को बताईं। सभी लोग सोने चले गए। दाल मखनी, बूंदी रायता, चिकन चिल्ली, फिश फ्राई, पालक के पराठे, आलू के पराठे सीता जी ने अपनी बड़ी बहू निशा को बनाने के लिए कहा। तभी उनकी बेटी घर आ गई। सीता, रेखा और सपना तीनों मिलकर बातें करने लगे। बेचारी निशा किचन में सुबह से ही लगी थी।
सपना तो कोई काम करती ही नहीं थी। निशा ने सारा खाना तैयार किया, डाइनिंग पर लाकर सारा चीज रखा। पालक के पराठे तल रही थी और डाइनिंग पर सबको परोस रही थी। सभी लोगों ने खाना खा लिया। यह तो रोजमर्रा की जिंदगी थी, सभी को बस खाने से मतलब होता। निशा को खाना बचा भी या नहीं, और सबसे पीछे बेचारी वह अकेले बैठकर ही खाया करती। निशा जब खाना लेने लगी, सब्जी थे ही नहीं। वह सोच में पड़ गई कि कैसे खाऊं। तभी उसे याद आया कि रेखा ने गुड़ लाया है। वह किचन से थोड़ा सा गुड़ लेकर आ गई और पराठे को गुड़ के साथ खाने लगी। रेखा को प्यास लगी तो वह खुद से ही किचन में आने लगी पानी पीने के लिए। उसने अपनी भाभी को गुड़ और पराठे खाते देख लिया। वह चिल्लाने लगी, तुमने किससे पूछकर गुड़ लिया? मेरी मम्मी को गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपनी मम्मी के लिए लाई थी। अरे भैया तो कभी कुछ माँ को खरीद कर दे नहीं सकते, मेरा लाया भी तू ही खा रही है। यह सुनते ही निशा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, रेखा सारी सब्जी खत्म हो गई है, इसलिए मैंने थोड़ा सा गुड़ ले लिया। मैं अभी लेकर बैठ ही रही हूँ, मैं तो अभी खाई भी नहीं हूँ। रेखा की आवाज़ सुनकर घर के सारे सदस्य बाहर आ गए। यह सारी बातें आर्यन सुन रहा था। इसका मुंह है ही चिकना, जो घर का कोई सदस्य नहीं खाता वह निकाल कर खाने लगती है। सपना अपनी भाभी को बोली। तभी सास भी कहने लगी। तभी सीता जी कहने लगी, अरे बहू तुझे शर्म आनी चाहिए। एक गुड़ की क्या औकात होती है जिसके लिए तूने इतनी बड़ी चोरी कर ली। हम सभी तो रात में अपने कमरे में सो जाते हैं, पता नहीं खाने के बहाने क्या क्या चुरा लेती होगी। माँ जी अब बस कीजिए, निशा चिल्लाकर बोली। तभी रेखा चिल्लाकर बोली, अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ से इस तरह चिल्लाकर बातें कर रही है, हमारा लाया खा रही है और मेरी माँ को ही सुना रही है। रेखा थप्पड़ मारने के लिए निशा की ओर बढ़ी। उसने रेखा की हाथ को पकड़कर मोड़ दिया। रेखा अपने हाथ को मुड़ा देख जोर जोर से चिल्लाने लगी। अपनी बेटी को इस तरह देखकर सीता जी चिल्लाई, अरे पीयूष, तू अपनी पत्नी को इसी वक्त बाहर निकाल, अब यह इस घर में रहने लायक नहीं है। रुको माँ, मैं अभी निकालता हूँ। अपने बेटे की बातें सुनकर रेखा हल्के से मुस्कान से मुस्कुराने लगी। पीयूष अपने कमरे में गया। अपना और निशा के सारे कपड़े पैक करके ट्रॉली हाथों में लेकर बाहर आया। अपने हाथों से निशा के आंखों के आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। तभी सीता जी बोली, अरे तू कहाँ जा रहा है? बस माँ, और कितना निशा बर्दाश्त करेगी। इस घर में किसी को निशा का गुड़ लेना बुरा नहीं लग रहा, बल्कि मेरा कम कमाना बुरा लग रहा है। तभी आर्यन पीयूष का हाथ पकड़ते हुए बोला, एक लड़की अपने पूरे परिवार को छोड़कर एक अनजान घर में अपने पति के सहारे आती है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी पत्नी का साथ दिया। अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर मदद करूँगा। पीयूष निशा को लेकर अपने घर से निकल गया। तभी आर्यन अपनी सासू माँ के पास आकर बोला, रेखा उस घर में रहती है, हम सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। अगर कोई कुछ ज़्यादा ले भी ले तो कोई कुछ नहीं कहता, और इस घर में एक गुड़ के लिए इतना तमाशा हुआ। रेखा, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा दिल इतना छोटा है कि तुमने अपनी ही भाभी को। वह यह कहकर रेखा को बिना लिए अपने घर चला गया। अब सीता जी बहुत परेशान हो गई, लेकिन दूसरे ही दिन रेखा अपने से अपने ससुराल चली गई। आर्यन एक बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने रेखा को से कुछ नहीं कहा। पीयूष अपने दोस्त के घर चला गया। उसके दोस्त के माता पिता इंग्लैंड में रहते थे, तो पीयूष को परेशानी नहीं हुई। वह आराम से अपने दोस्त के घर रह रहा था। निशा के माता पिता ने उसे थोड़े से पैसे दिए। उसने कपड़े का कारोबार शुरू किया। वह घर पर ही कपड़े को बेचा करते। उसे कपड़ों की अच्छी जानकारी हो गई। उसने कपड़े बनाने की मशीन खरीद ली। अब लोगों को रख कर कपड़े बनवाया करता। एक छोटे से कपड़े बेचने की दुकान से उसने कपड़े बनाने की फैक्ट्री बना ली। दोनों को पता ही नहीं चला। उसके दोस्त राजीव, माता पिता ने बहुत साथ दिया। आज दोनों की मेहनत नजर आ रही थी। एक बड़ी सी कार आकर रुकी, फिर उसके पीछे एक और कार आई। निशा निकलकर बाहर आई। दूसरी कार से उसके मम्मी पापा बाहर आए। अमित को देखकर
निशा मुस्कुराने लगी। दोनों मिलकर फीता काटा और अंदर गए। हमेशा कॉटन का सूट पहनने वाली निशा आज इतनी गर्मी में सिल्क की साड़ी पहनकर आई थी। सटा हुआ सोने, गले में सोने की चैन, छोटी सी बाली और हाथ में ब्रांडेड घड़ी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। निशा को इस तरह देखकर पीयूष और राजीव को माता पिता का सम्मान करते देख रेखा अपनी माँ के पास जाकर बोली। पीयूष अपने सास ससुर को खाना परोस रहा था। देख रही है ना मम्मी, भैया अपने सास ससुर को किस तरह खाना परोस रहे हैं। हम तो बस मेहमानों की तरह बैठे हैं। हाँ बेटी, देख रही हूँ। चाहे कितना भी वह खाना परोस ले, पर हमेशा तो मैं ही उसकी माँ रहूँगी और मेरा ही दर्जा ऊंचा होगा। ऋतिक निशा के माता पिता को घर लेकर चला गया। जाने से पहले माँ को एक सिल्क की साड़ी और पिता को एक सूट गिफ्ट किया। यह सब देखकर सीता जी बस जल भून रही थीं। खाना खाकर सभी लोग वहाँ से चले गए। अब वहाँ सिर्फ सीता जी, रेखा, आर्यन, ऋतिक और सपना रह गए थे। आर्यन को कुछ काम था, वह भी पीयूष से मिलकर चला गया। तभी सपना सीता जी के पास आई और ताना मारते हुए बोली, भाई जेठानी तो बनी अब महारानी। अपने माता पिता को ही पूछ रही थी, सास को तो पूछना ही भूल गई। सास ससुर को आजकल कौन पूछता है। तभी सीता जी उठ खड़ी हुई और निशा को कहने लगी, अरे माँ बाप तो अपने घर की बेटियों का पानी तक नहीं पीते और तेरे माँ बाप तो गिफ्ट लेकर जा रहे हैं। तेरे माँ बाप को क्या कुछ भी नहीं पता। यहाँ तेरी सास, देवरानी और नंद खड़ी है और तूने कुछ भी नहीं दिया उसे। यह सुनकर निशा मुस्कुराई और 3 थैला लेकर आई। एक थैला उसने अपनी सास को दिया, एक थैला जेठानी को और एक थैला नंद को देते हुए बोली, यह आपके लिए। तीनों ने थैले से सूट निकाला। सिल्क का सूट था। सूट देखकर रेखा बोली, एक नंद है और इस सूट भी एक ही दीजिएगा। ससुराल वाले को अपने मायके वाले के बराबर। एक नंद हूँ, मुझे तो सबसे ज़्यादा बनता है। तभी निशा मुस्कुराई और कहने लगी, बिल्कुल नंद जी, आपके लिए ज़्यादा ही बनता है। वह अंदर गई और एक बड़ा सा बॉक्स निकालकर लेकर आई। यह तुम्हारे लिए रेखा। वह बहुत ही भारी था। इतना भारी बॉक्स देखकर सपना से रहा नहीं गया। उसने कहा, रेखा अरे खोलकर तो देखो क्या है इसमें। रेखा ने जैसे ही बॉक्स खोला, उस बॉक्स में भरा हुआ गुड़ था। सपना और रेखा हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। तभी पीयूष सामने आया और कहने लगा, मेरी बहन इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो। यह तो वो ही गुड़ है ना जिसने हमें हमारी औकात बताई थी। आपके लिए हमसे ज़्यादा कीमती था। इससे ज़्यादा और कीमती क्या हो सकती है, जिसके लिए तुमने निशा को चोर साबित किया था। इतनी कीमती चीज़ मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। रेखा कुछ कह ना पाई। सीता जी बस चुप होकर अपनी बेटे की बातें सुन रही थी और सपना भी मुंह बनाकर बैठ गई। फिर सभी लोग घर वापस आ गए। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।